ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो हमें जूम पे आज ज्वाइन कर रहे हैं। जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे। आप बात करना चाहें इलेक्शन पे, मकामी मसाइल पे, किसी भी मौजू पर हम हाज़िर हैं। लेकिन थोड़ा शुरू करते हैं प्रोग्राम गज़ा की सूरत हाल से। आपको पता है कि वहाँ पे जनूबी अफ्रीका मुकदमा लेके गया था दी हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में। उसका आज एक फ़ैसला आया है, थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं और फिर हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। वसत, मुझे खुशी ये है, मतलब बहुत सारे लोग मायूस भी हैं इस फैसले से, लेकिन मुझे खुशी है कि तारीख़ में पहली बार गिरेबान तो खैर अब तक कोई नहीं पकड़ सका इसराइल का, लेकिन कम से कम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने उसका कॉलर झटकने की कोशिश ज़रूर की है। ये भी इट्सेल्फ भी एक मैं इसे कामयाबी समझता हूँ। ICJ ने आज जो एक इब्तदाई रूलिंग दी है, जो साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त थी नस्ल कुशी के बारे में, उसमें पहली बात तो यह है कि इसराइल का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया है कि ये जो केस है ये उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता। पहली कामयाबी ये है। दूसरी जो कामयाबी, उन्होंने कहा कि जी आता है और हम सुनेंगे, इसीलिए रूलिंग दी है। ICJ के जो सदर हैं जज हुआन डोन हॉ, उन्होंने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि आखिरी फ़ैसला आने तक गज़ा की सूरत हाल बदतरीन हो सकती है, लिहाजा अबूरी हुक्मनामा जारी किया जा रहा है। जंग बंदी का हुक्म नहीं दिया गया, मगर ये कहा गया कि जिन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं जो नस्ल कुशी की तारीफ़ पे पूरे उतरते हैं, उनके ख़िलाफ़ इसराइली रियासत कार्रवाई करे और गज़ा में इंसानी इमदाद यकीनी बनाने के लिए माहौल बनाया जाए। अच्छा, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब मार्च 2022 में इसी अदालत ने यूक्रेन की जंग के लिए रूलिंग दी थी तो उस वक्त लगभग शायद 1000-1500 हलाकतें हुई थी, लेकिन उसने वाज़ेह तौर पे कहा था रूस से कि यहाँ जंग बंदी कर दी जाए, मगर 26,000 हलाकतों के बावजूद ICJ जो है वो एहतियात के रस्से पे चल रही है। अच्छा, इसराइल से कहा गया है कि वो 1 माह के अंदर रिपोर्ट दें कि हमने जो रूलिंग दी है उस पर किस हद तक अमल हुआ है। नेतन्याहू का ये बयान ज़ाहिर है ऑब्वियस किस्म का है कि जी दी हेग समेत हमें कोई हमारे मकासद हासिल करने से नहीं रोक सकता जो हमने सेट किए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इसराइल के हिमायती हैं अब उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा, बिलखुसूस वेस्ट पे, और यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो मौक़िफ़ है वो उसमें दरार पड़ सकती है कि अब वाज़े तौर पे एक वो ICJ का रस्सा लेके कोई भी मुल्क चाहे तो वो उसको जवाज़ बना सकता है। बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, अगर ये बिल्कुल ही टस से मस नहीं होते जैसे जर्मनी है, अमेरिका है, UK वगैरह, तो फिर ये इंटरनेशनल सिस्टम भी स्टेक पे पड़ सकता है। आप क्या कहते हैं? तो नहीं, ये बात सही है। मेरा ख्याल है कि अगर पैलेस्टीनियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या दुनिया के बहुत सारे लोग कि भाई रोज़ हम बताते हैं, ज़रार बताते हैं कि यार सैकड़ों लोग आप मार रहे हैं, पहले उसको रोकें तो सही ना, फिर हम बात की बातें करें। अब ये जो 1 महीने का इन्होंने कहा है, इसका मतलब है कि 1 महीना तो वो अपना काम जारी रखेगा ना। मज़ीद हज़ारों हलाकतें होंगी। तो मुझे तो, मैंने जो जब ये पढ़ा तो मुझे तो ये सियासी फ़ैसला ज़्यादा लगा, अदालती कम लगा। लेकिन अदालतें भी इस लेवल पे हमें पता है कि वो उनका एक पॉलिटिकल रोल भी होता है। तो फ्रैंकली मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। ज़रार, व्हाट इज़ योर टेक वेरी क्विकली? देखिए, फ़लस्तीनी भी ज़्यादातर डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि वो चाह रहे थे कि एकदम मुकम्मल जंग बंदी का ऑर्डर हो, लेकिन हमें ये भी नज़र ज़हन में रखना चाहिए कि अगर वो ऑर्डर भी आता तो इजराइल ने रुकना तो नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब इजराइल ज़्यादा तेज़ी से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। क्या ये एक जीत है? हाँ। क्या ये एक मुकम्मल जीत है? नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसको गौर से देखें तो अब मैं सिर्फ रूलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्फोर्समेंट की बात नहीं कर रहा, उस पर अभी आते हैं। ये जो शराइत लगाए हैं कि इजराइल ने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये जंग बंदी के बगैर तो आप कर भी नहीं सकते। तो एक तरह से, हालांकि बिल्कुल वसत की भी बात सही है और बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं कि यूक्रेन में तो आपने यूं कहा था कि जंग बंद कर दें। अच्छा, वो भी जंग बंद तो थी, लेकिन यहाँ पर इन कंडीशंस को मीट करने के लिए जंग बंदी इज अ प्री रेक्विजिट। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंतफादा एक है आउटलेट, उनके जो एडिटर हैं अबू अबामिना, उनकी भी ये राय है। मुताज अजीजाई से आप देखें तो वो तो कहते हैं कि यार ये किस किस्म का मजाक हुआ है हमारे साथ, हम बिल्कुल उनकी उनके आगे हम समझ सकते हैं।
अच्छा, जहां तक आपने बात की ना जर्मनी की और अमेरिका की, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी थी कल और परसों कि एक तो जर्मनी के वजीर खारजा ने कहा कि नहीं जी, ये बहुत ज्यादा हो गया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आपको एड भेजनी चाहिए। जर्मनी बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी के फिनलैंड की भी एक शायद प्राइम मिनिस्टर, मुझे अब ये नहीं पता, वो कह रही थी कि जी अब इसराइल ने हद पार कर दी। अब जाहिर है कि उनका ये मतलब नहीं है कि जी 24,999 तक तो सही था, लेकिन 25,000 हम कबूल नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि उनको पता था कि कुछ इस तरह का होने वाला है, तो वो थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्वीकिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशन में, थोड़ी सी ट्वीकिंग, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे। जहां तक अमेरिका की बात है, तो ये शायद आपको बात दिलचस्प लगे कि अकबर अहमद साहब जो व्हाइट हाउस के कवर करते हैं हफिंगटन पोस्ट के लिए, मैं उनकी भी एनालिसिस और ट्वीट्स देख रहा था, और वो कह रहे थे कि बाइडेन इंतजामिया की अब जो स्ट्रेटेजी है, जाहिर है वो स्पिन करते हैं ना, स्पिन बॉलर की तरह स्पिन करते हैं, वो कहेंगे कि जी बिल्कुल हम भी तो यही चीजें कह रही थी कि जी इमदाद पहुंचनी चाहिए, और ये तो वो कहेंगे, इस तरह स्पिन करेंगे कि जी हाँ, ये बेसिकली कोर्ट तो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अगर आप हेडलाइंस देखें न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN और की, तो ये है कि कोर्ट डज नॉट ऑर्डर इजराइल टू सीज फायर। मतलब इसको भी वो मतलब जरा हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है ना, हर कोई निकाल रहा है, लेकिन कोर्ट ने ऐसी घूम बात की है कि इवन इजरायली साइड हो, पैलेस्टीनियन साइड हो, सब उसमें थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि जी हमारी बात जो है इसमें आई है। एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं बस एक दो आखिरी बातें। अक्सर जो रूलिंग्स हैं वो 15-2 हुई है, कुछ 16-1 भी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट की वाज़ेह अक्सरियत, और बिल्कुल ये पॉलिटिकल कोर्ट है, राइट, वो इजराइल के साथ नहीं है, बल्कि इजरायली जज ने भी कुछ चीजों पर हाँ कही है, सिर्फ कुछ चीजों पर उसने ना कही है। जो इंटरेस्टिंग मुझे इसमें कैरेक्टर लग रही है, युगांडन जज सियाफा खातून है, और उसने तो उस पर भी ना कह दिया कि इनको इमदाद पहुंचनी चाहिए। तो इनकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना चाहिए, मेरा ख्याल है अगले हफ्ते इस पर बिल्कुल सही है, हम तफसील से फिर अगले हफ्ते हाँ इस पर बात करेंगे। लेकिन नहीं, वसत साहब की भी जो बात है कि इंक्रीमेंटल जो है ना, इसमें वो भी उसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि बाकी प्रेशर बढ़ेगा वेस्ट पे। तो बहरहाल बिल्कुल, तो हम इस पे आज बात करना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बड़ी रूलिंग आई है। लेकिन चूंकि जुम्मा है आज, आपका दिन है, तो फ़ोन कॉल्स पे काफ़ी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं फैसलाबाद से फलक शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब क्या हाल है जनाब, आपके ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपको भी सलाम है। आपने बहुत लगातार 4 माह से प्रोग्राम किए इसराइल के ऊपर, और ये जो फैसला आया आलमी अदालत का, इसमें आपने भी बहुत सारा आलमी मीडिया को जिस तरह नंगा किया है और सारी उनकी रिपोर्ट आपने हमें दिखाई हैं। तो ये आपको लगता नहीं साउथ अफ्रीका गया तो अरब ममालिक इसलिए नहीं जाते आलमी अदालत में कि उनके अपने यहाँ जमहूरियत नहीं है, और वो लोग वहाँ पर भी ज़ाती राय नहीं है, तो इसलिए वो डरते हैं आलमी अदालत में जाने से। और अमेरिका को इसलिए ये पसंद है क्योंकि अमेरिका वैसे जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन किसी अरब मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है। अमेरिका को तो ये सूट करते हैं दिल्ली से जो बादशाह बैठे हुए हैं। तो ये नहीं लगता नहीं आपको कि हमास और जो हिजबुल्लाह है, ये जो इनके इसराइल के आगे खड़ी है, इसकी वजह से ये अरबों की भी हिफाजत है, वरना ये अगर हिजबुल्लाह और हमास खत्म हो जाए तो इसराइल तो पूरे अरब को खा जाएगा। तो ये अरबों को ये बात समझ नहीं आती। तो ये क्या, मेरा सवाल ये है कि अमेरिका चाहेगा कि अरब मुल्कों में जमहूरियत कभी आए? तो यहाँ वो तो कभी प्रेशर डाला तो नहीं है अमेरिका ने अरब मुल्कों पे? बाकी जगहों पे बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन अरब ममालिक में जहाँ से तेल का मफाद है, ये इजराइल के ताल्लुकात की बात है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जोर देते मैं भी नहीं चाहूँगा, अगर मैं अमेरिका का सदर हूँ, मैं इसलिए नहीं चाहूँगा कि एक डिक्टेटर से बात करना और डील करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि पूरी पार्लियामेंट जो है उसका इंतजार वगैरह करे। तो और एक और भी बात है इसमें, मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा। आपको याद है कि जब अरब स्प्रिंग आई थी और हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा गया था, तो उसके बाद किसने इलेक्शन जीती? इख्वानुल मुस्लिमीन, मोर्सी आए थे जी। और उस वक्त आप अमेरिका का एटीट्यूड देखते, राइट, कि यार जमहूरियत तो है लेकिन आपने गलत बंदे को इलेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल देखिए, अमेरिका की तो हमेशा पॉलिसी रही है, गजा में भी जमहूरियत तो थी लेकिन गलत पार्टी को इलेक्ट कर दिया। गजा की भी आप मिसाल दे सकते हैं। देखिए अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं रीजन में, और यहाँ पर इसमें मुत्तहिदा अरब अमीरात का भी बहुत बड़ा हाथ है,
सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा हाथ है या अरब स्प्रिंग को रिवर्स करने में, क्योंकि उनको अपने पावर की लग रहा था कि अब हमारे पावर को खतरा है, राइट। तो ये तो एक क्लियर चीज है। और अमेरिका की जो क्लियर पॉलिसी रही है, बाकी इनफैक्ट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की जो क्लियर पॉलिसी रही है, मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूं कि हैज ऑलवेज बिन कि आप किसी एक मुस्लिम या अरब स्टेट को पावरफुल होने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ भी तो ये बात, बिल्कुल ये बात है, चाहे इजराइल की सहूलतकारी हो और ममालिक की सहूलतकारी हो, अमेरिका तो इन सब का चैंपियन है। तो आगे बढ़ते हैं, कराची से हमारे साथ हैं राहिल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं राहिल भाई? अल्लाह करम जी। आज मैं एक बात करूंगा, बड़ा जो है बड़ी खतरनाक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे। आप उस एज के बच्चे निकालें तो ये आपका 45% से ऊपर रेशो बनती है। और इसके लिए कम से कम मेरा ख्याल जो मैंने स्टैट्स देखे हैं उसमें 1.5 लाख स्कूल आपको खोलने पड़ेंगे अगर आप इनको स्कूल भेजेंगे। उसके लिए मैं आपको कहूँगा, आपको याद होगा 85 से 88 तक मोहम्मद खान जनूबी की हुकूमत ने नई रोशनी स्कूल खोले थे। 3 घंटे के लिए दोपहर में खुलते थे। वो बच्चे जो मॉर्निंग में काम करते हैं माशी हालात की वजह से, वो 3 घंटे आते थे। उससे उस वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट था 26%, 16% पढ़े लिखे, 10% वो थे जो सिर्फ साइन करते थे। वो ज्यादा तो नहीं बढ़ा सके, वो 34% पे ले रहे। तो देखिए, इसके लिए मैं अपनी एनालिसिस ये दे सकता हूँ आपको, जो मेरा मशवरा है आपके प्रोग्राम के थ्रू। यदि देखें, इसमें स्कूल बनाना खोलना बहुत मुश्किल है इस वक्त। इनको चाहिए कि जो मसाजिद जो है, मसाजिद को इस्तेमाल करें। वहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे, देखे प्राइवेट जो ग्रेजुएट या मास्टर्स करते हैं वो तो इस तरफ नहीं आएंगे। आपको याद होगा 80s में ये कंपल्सरी किया गया था कि 1 साल आप मेडिकल करें या इंजीनियर करें, आर्मी में सर्व करना लाजमी था, फिर डिग्री मिलती थी। गवर्नमेंट को कहें, उनसे कहें कि जो वहाँ से जो पढ़ाएंगे उनको पे करें गवर्नमेंट, और इन मसाजिद को इस्तेमाल करें। देखें, इशराक से लेके जोहर तक 3.5 घंटे होते हैं, जोहर से लेके असर तक 2.5 घंटे का टाइम होता है। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उतने पैसे नहीं लगेंगे कि आप पैसे लगे, पर आपको इस मुल्क का निज़ाम पता है कि जी जो ग्रांट्स मिलती हैं वो आप लोग जानते हैं वो किस किस की जेबों में जाती हैं। देखिए, ये मसला बड़ा गंभीर है। ठीक है राहिल भाई, बिल्कुल आपने एक अहम मौजू की तरफ निशानदेही की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे जैसे सिंध में ना एक है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, ये लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए स्कूल चलाना, लेकिन जब ये कोविड आ गया उसमें वो बहुत पीछे चले गए। उसके बाद ये सैलाब जो आ गया, स्कूल सारे आपके जो खड़े भी थे वो भी तबाह हो गए, उसमें हम बहुत पीछे चले गए। इससे भी ज़्यादा आसान एक और चीज़ है, 1.5 लाख स्कूलों में से एक स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं। जो ऑलरेडी 1.5 लाख स्कूल हैं उसमें डबल शिफ्ट कर दें, सुबह भी करें शाम भी करें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर सॉरी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ कहने वाला था कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोविड वाली, इनफैक्ट कोविड में जितनी भी कोशिशें की जा रही थी पूरे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और स्कूलिंग के बारे में, कोविड ने उन सब पर पानी फेर दिया। इट सेट अस बैक इयर्स। और फिर ये जो फ्लड्स आए इसमें तो फिर और भी ज्यादा स्कूल्स जो है ना वो रहा साहब प्रोग्रेस भी जो है वो। हाँ, तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले कॉलर की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक। कराची से हैं सईद रशीद साहब। जी जनाब। 2 बातें करूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, टाइम आज थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। जल्दी। पहली बात तो यह है कि जैसा 15 दिन से कैंपेन चल रही है और बॉडी लैंग्वेज लीडर्स की बातें, और इससे तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन पोस्टपोन कराने वाला एक कैंपेन है उसको फला मिल रही है थोड़ी सी। और मुझे जो लगता है नून लीग ने भी ये सोच लिया है कि अगर 130 से ज्यादा सीटें मिली तो हुकूमत बनाएंगे, अगर 100 के अंदर हुई तो बनाने से इनकार कर देंगे। अच्छा। और इतनी पोलराइजेशन है कि उसके बाद कोई पार्टी IPP PTI से नहीं मिल सकेगी, PTI पीपल्स पार्टी से नहीं मिल सकेगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है? बनाएगी और इलेक्शन जो है डेफर होगा फिर 1-2 साल के लिए, और यही केयर चलेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मेरी ये है कि 9 मई का वाकया अगर PTI ने किया था और 60-70% भी इन्वॉल्व थी, तो ये बल्ला लेने की जो सहाफी बात करते हैं इतनी वो कि उसको इजाजत नहीं मिली, मैं तो कहता हूँ पार्टी पे बैन लगना चाहिए। तो वो कराची वाले ने क्या जुर्म किया था, उसके ऊपर बैन लगा, किसी ने आवाज उठाई थी, उसके भी तो पीछे 1.5 करोड़ लोग थे। बैन तो सही भाई किसी पार्टी पे नहीं लगा, इवन MKM पे भी बैन नहीं लगा उस तरह से लीगल मानों में। अलबत्ता ये है कि
पार्टियों के टुकड़े हो जाते हैं फिर जोड़ दिए जाते हैं, ये तो होता है, लेकिन ये है कि आखिरी जो बैन लगा था वो 70s में लगा था, तो उस लिहाज से ठीक है। बाकी है कि आपने जो पेशगोइयाँ की हैं नहायत दिलचस्प हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद आपकी पेशगोइयाँ किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। थैंक यू सो मच। सरदार मेराज साहब हैं कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। आपका टीवी ऑन है? जी जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए अपनी। आपका टीवी ऑन है? आपका टीवी चल रहा है क्या? वालेकुम सलाम। ऑफिसर टीवी चल रहा है। जलानी साहब और आप तीनों को बहुत सलाम, और जनाब बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस नफ्सा नफ्सी के आलम में आप तीनों हजरात ना सिर्फ ये कि अवामी इशूज से बात करते हैं बल्कि आम इंसान को मौका भी देते हैं कि वो अपनी भड़ास निकाल सके। फौरन निकालिए, वक्त कम है। जी जलानी साहब, मैं एक बहुत अहम मसले को जी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पहली 5 मरदमशुमारियों में मसीहों की आबादी हिंदू आबादी से 3 बार 2 लाख औसतन कम थी, जबकि 2 बार हिंदू आबादी मसीहों से औसतन 21,000 कम थी। जी। पिछले अदाद शुमार के मुताबिक मसीहों की 2017 की मरदमशुमारी में मसीही आबादी 37 लाख होनी चाहिए थी, जबकि ये 26 लाख बताई गई है। एक तो ये बहुत बड़ा ये चोरी है, और ये तकरीबन 11 लाख की चोरी जीते जागते इंसानों की चोरी है। 2017 में हुकूमत नून लीग की थी, और मजे की बात ये है अकलीतों के लिए कि वजीर शुमारियात उस वक्त मसीही थे। जी। इस पर आवाज प्लीज आप मेहरबानी से आपके तवज्जो। अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा था, मुझे याद पड़ता है, हमने इस पर एक सेगमेंट भी किया था, उसमें क्रिश्चियंस की आबादी जो है वो कम हुई और हिंदू आबादी जो है वो काफी बढ़ गई। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। और वो लाखों का डिफरेंस आ गया है। अकलीतों की मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार तो कितने 11 लाख की चोरी हुई है? तकरीबन जी 11 लाख के जाते इंसानों को मार दिया गया। ठीक है, ठीक है। और ये देखें 1951, 1961, 1972, इवन 81 या 98 तक ये मामला एक सीक्वेंस से चलता रहा, लेकिन 2017 में ये इतनी बड़ी फ्रॉड कह लें या चोरी कह लें या जीते जागते इंसानों को कागजी मार मारी गई है और खत्म कर दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। बहरहाल इस पे हम ड्रॉप करते हैं, क्या है इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? बस बिल्कुल ठीक, आप बताइए। जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कराची बल्दिया टाउन से। और आपको आप लोगों को मतलब ये जो फ़लस्तीनियों के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं और आपका चैनल खास तौर पे, तो इस पर आप लोगों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। तो सर ये थोड़ा सा मुझे बात करनी है कि आपके चैनल के तवज्जो से बियर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब तक अगर एक पैगाम पहुँच जाए। जी सर, ये हमारे एक इलाके की मशहूर सड़क है, हब रिवर रोड कहलाता है ये, NA 242 बल्दिया टाउन के इलाका है ये। तो ये सड़क जो ना ये बल्दिया टाउन और शेरशाह के दरमियान एक सड़क है, उसको शहर से मिला दिया बल्दिया टाउन को। तो ये सड़क माशाल्लाह 3-4 साल पहले बनी थी, बड़ा अच्छी बनी थी, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये सड़क टूटी हुई है तकरीबन एक जगह से, जहाँ पे ये सर्कुलर रेलवे भी यहाँ से गुजरती है, रेलवे फाटक है यहाँ पे शेरशाह के करीब, और सड़क का एक हिस्सा तकरीबन 400-500 फुट का टुकड़ा टूटा हुआ है। तो इतनी बेहतरीन सड़क को टूटने के बाद 1-1.5 साल हो गया, इसकी कोई मुरम्मत नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे एक तो ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरा ये है कि यहाँ से फिर वो होता है, जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसके बाद ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है सामने वाली दूसरे ट्रैक पे। बिल्कुल ठीक है, इस सड़क को देखना चाहिए। आपने मेयर कराची का भी हवाला दिया, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्हें दिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, फिर हमारे बाकी कॉलर्स इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सियालकोट से बुरहान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके प्रोग्राम का खूबी है कि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं सेंसिटिव, उनको भी उजागर करने का मौका मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा, आजकल बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से दुनिया में भी चर्चा है और पाकिस्तान में भी, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है, तो जो अहमदियों के साथ जो बुनियादी इंसानी हकूक, एक तो जिंदा इंसानों के जो हकूक है वो नहीं मिलते, लेकिन जमात अहमदिया के अफराद है कि मरने के बाद मुर्दों को भी हकूक नहीं मिलते। अभी हालिया 24 जनवरी 2 दिन पहले बचका के करीब 2 देहात मूसेवाला और बरोके में इंतजामिया कोई शख्स है, कोई एक सिंगल फर्द असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल करता है कि वहाँ पे कतबों पे ऐसी इबारात लिखी हैं कि ना हमारे जज्बात मजरू होते हैं, और उस पर ऐसे अमल दरामद होता है कि शायद दुनिया का सबसे जरूरी काम था। बावर्दी पुलिस आती है और उड़ कब्रिस्तान में दाखिल होती है। एक कब्रिस्तान में तकरीबन 65 कब्रों के कतबों का मुस्मार किया जाता है, और दूसरे कब्रिस्तान जो करीबी देहात था उसकी 4 दीवारी भी है, उस पर गेट भी लगा हुआ, ताला भी लगा हुआ, दीवारें खजान के अंदर जाते हैं, और कोई 15 के करीब उसके अंदर जो कब्रें हैं उनको भी मुस्मार किया जाता है। जहाँ पे 65 कब्रें को मुस्मार किया गया, वो कोई राह चलता हुआ नहीं है कि चलता और उसके नजर पड़ सकती हो, वो इंतहाई अंदर जाके खेतों के दरमियान में कब्रिस्तान है। अगर किसी ने जज्बात मजरू करवाने, उसको स्पेशल जाना पड़ेगा वहां पे जज्बात मजरू करवाने के लिए, वो कोई ओपन एरिया नहीं है। ऐसे ही किसी के घर के अंदर जाके किसी ऐसी चीज के सामने है और कहा जाए कि इसके घर के अंदर मौजूद है, मेरे जज्बात मजरूद है, ये ऐसा ही वाक्य है। तो मैं यहाँ आपकी सादत से कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ये जो जज्बात मजरू होने की इस्तिलाह है, ये जो राइज हो चुकी है, और इसको एक मजहब का लिबादा और किसका जो मर्जी अमल दरामद किया जाता है, दुनिया का कोई मजहब है वो जज्बात को कंट्रोल करना सिखाता है। तो गलत बात आपके सामने करता है तो उस पर आपने दीन सिखाता है कि आपने अपने जज्बात को वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है। तो गुस्से से बात करते तो कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जिनके कतबे तोड़े जाते हैं, क्या उनके कोई जज्बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने शुक्रिया कि आपने ये कॉल करके ये मेंशन किया है। हमें पता है कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स वक्तन फ़वक्तन आती हैं, ज़्यादा उन पे बात नहीं होती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपका भी ज़ाहिर कि दिल है, दीन है, वो जो भी है वो मजरू होता है। और दूसरी बात ये कि जब ये खबर बनती है तो जब आलमी बरादरी इसको इशू बनाती है तब भी हमारे जज्बात मजरू होते हैं। अच्छा, एक आलमी की बात की तो मैंने अभी पता है हाल में मैंने सिर्फ एक ही, और हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे दुरुस्त बता दें, लेकिन अभी मैं देख रहा था एक वीडियो कि गजा में फलस्तीनियों के कब्रिस्तान पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसके अलावा और जिन वाकयात की तरफ इन भाई साहब ने इशारा किया है, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कब्रों को मिस्मार किया जाए, कब्रिस्तानों में घुसकर किया जाए। ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई दीन, कोई अकीदा इसकी इजाजत, जहाँ कई साल से न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, बन गया है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बुरहान भाई की बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। मोरो सिंध से हमारे साथ हैं अमीर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मुझे बात करनी है, ये मेरी दूसरी कॉल है आपके प्रोग्राम में। पहली भी मैंने कॉल की थी। हाँ, आप बताइए क्या बात करना है आपको? अच्छा, बात ये करनी है कि नारंग बलोच जी इस्लामाबाद से जा चुकी है जी, और ये जा चुकी है तो ये हमें दिखाया गया है या बताया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से कि भाई हम आपको उठा लें, मार लें, आपको बात नहीं करनी है, अगर बात करोगे तो हम ऐसा हशर करेंगे। ऐसा ही हशर हुआ था कराची के अंदर जब 22 फॉर मिसिंग पर्संस की मूवमेंट चली थी। तस्वीर और सोरत लोहार उसकी को लीड कर रही थी, और उस वक्त पहले दिन तस्वीर लोहार के कपड़े फट गए थे पीठ से, पीछे से। तो जब
यहाँ पे स्टेट की तरफ से इंसानी हुकूक की पामाली की बात कश्मीर के हवाले से होती है, तो कभी अपने अंदर झांक के देखा है स्टेट में कि वो क्या कर रही है? जी कल वजीर आजम का इंटरव्यू चला था आपकी न्यूज पे, वो बोल रहे थे कि भाई ये बलोच शनाख्त की बात कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। भाई अगर किसी की बलोच शनाख्त है तो बलोच शनाख्त की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? मैं सिंधी हूँ तो मैं सिंधी की शनाख्त की बात करूंगा तो किसकी करूंगा? बिल्कुल। और बात यह है कि वसाइल की बात भी बोल। ठीक है, ठीक है अमीर अली भाई, शुक्रिया आपने इसका यू मेंशन किया। तो मारंग जो है वापस पहुंची है, बलूचिस्तान पहुंची हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे इस्तकबाल हुआ है। अच्छा मज़े की बात है कि वो जो वहाँ से सोशल मीडिया पर सही हमें ज़ाहिर पता चल रहा है, कुछ लाख में जो पश्तून है उन्होंने ठीक ठाक उसको रिसेप्शन दिया, और फिर आगे जो है जब वो क्वेटा यूनिवर्सिटी गई है तो एक मोमेंटम तो बना है। और जो आप पूरा देखो उनका जो मैसेज है वो यही है कि आइन पे अमल कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखें ये ये वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम कहते हैं कि जी कि वो सरदारों और ये उनका ज़िला है या उनका इलाका है। वहाँ पे एक लड़की है, वो बाकी लोगों के साथ मुजाहरा कर रही है, इस्लामाबाद से मायूस होकर वापस पहुँचती है, लेकिन अपने लोगों में लोग आगे निकल गए हैं, रियासत पीछे रह गई है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास खुशाब से कॉल है, शरीफ मलिक साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, प्रोग्राम के इब्तिदा में ना एक फलक शेख साहब ने कॉल किया है, तो वो मतलब अरब ममालिक के बारे में कुछ कह रहे थे कि अरब ममालिक जो है वो बेहद होकर बैठे हैं। असल में हमारे यहाँ जो मुस्लिम उम्मा की रट लगाई जाती है ना, मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से। हमने कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी मुसलमान का साथ नहीं दिया। हमने तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया था, उस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ थी। इस वक्त जो हालात है ना अरब दुनिया के, अरब दुनिया को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हिंदुत्व और यहूदियत का जो गठजोड़ है ना, ये बतदरीज बढ़ रहा है। आप ये देखें कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उस वक्त क्या कहा गया कि इसके नीचे हमारे राम की जन्मभूमि है। अब इसराइल में जो कुछ यहूदी कर रहे हैं उनका भी यही दावा है कि मस्जिद अक्सा के नीचे उनका हैकल सुलेमानी है। बिल्कुल। मुसलमान मुल्कों को ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुस्लिम दुनिया कहाँ किस तरफ मूव कर रही है। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने कहा कि जी 1400 साल पहले हमारे बुत थे खाना काबा में, उनको वापस रखें, फिर आप क्या करेंगे? इस वक्त अरब दुनिया में जितनी गैर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और बतदरीज जिस तरह भारतीयों की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह अरब ममालिक में वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सूरत हाल इस्लामी दुनिया के लिए इंतहाई अलार्मिंग है। ठीक है शरीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है, जरा डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? फिर हमें ब्रेक पे जाना है। इनको कहूंगा कि एक किताब है हॉस्टाइल होमलैंड्स के नाम से, उसको जरूर पढ़िए। हाँ, ये इसी कट जोड़ के बारे में। बिल्कुल, 1,500 का तुमने नुस्खा बता दिया, बजाय इसके जो भी है यार, मतलब ठीक है, वक्फा एक ही दफा की इन्वेस्टमेंट है यार मुसद। हाँ, चले ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर मजीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक। मुल्तान से हैं प्रोफेसर इसहाक साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी प्रोफेसर साहब बोलिए, आप ऑन एयर हैं। जी बहुत कम है प्रोफेसर जी। सर ऐसा है, एक तो सबसे पहले आप तीनों का जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोग्राम है। शुक्रिया। और आप तीनों जिस जो तबसरा करते हैं और जिस लेवल का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोग्राम है। और मैं मुख्तलिफ चैनल्स देखता हूँ और एज अ टीचर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस लेवल का प्रोग्राम किसी भी चैनल पर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं परेशान इस बात पर हूँ एज अ टीचर। मैं एक दिन में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ
तो मुझे परेशानी ये है कि मैं नौजवान को देखता हूँ 14 साल से लेकर 20 साल के नौजवान जो हैं जिनसे मैं रोजाना इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनके अंदर एक मायूस देखता हूँ। और उसकी वजह यहाँ अब्दुल्ला गिलानी हो, नवाज शरीफ हो, उसके बाद इमरान खान हो, कोई गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट किया जाता है वो उसको चलने ही नहीं दिया जाता। और आप ये देखें कि इससे नौजवान मायूस है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। मैं एक माइटी राइट स्टोरी पढ़ा रहा था क्लास में, तो उसमें वॉल्फ ने कहा ना कि जी पानी भेड़िए, उस जो मेहमान था उसे कहा कि पानी आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा सर पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो उसने कहा जी ही हैज नो ग्राउंड्स, उसके पास कोई वजह नहीं थी उसे खाने के लिए। तो उस वक्त एक बच्चा क्लास से बोला कि सर उसके पास कोई 9 मई नहीं था। तो मैं आई वाज स्पीचलेस। मतलब बच्चे भी समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, अवेयर है। तो हमें जो है थोड़ा ख्याल करने की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सोचने की जरूरत है कि इस नौजवान को मायूसी से निकालकर इसे होप देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। वो अगर किसी भी पार्टी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, लेकिन इसको होप देने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये रिफ्लेक्ट किया। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। आखिरी हमारे पास कॉलर हैं अक्सा असलम कराची से। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम सलाम सर। तो मुझे ये बात करनी थी कि पाकिस्तान और ईरान का जो मुआहदा हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमें ईरान को ये कहना चाहिए कि ईरान में मौजूद पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द वहाँ पे बैठे हुए हैं वो ईरान हमें पाकिस्तान के हवाले कर दें। उससे जो है ईरान में बैठे हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हवाले कर दें। ठीक है, दोनों मुल्क एक दूसरे से कहते हैं ना कि आप हमारे उधर वाले हैं, हमें दे दें, यहाँ वाले ले लें। हाँ, वो कहते हैं कि जी करें। देखें जो कुछ हुआ वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन अब दोबारा राब्ते बहाल हो गए हैं, बातचीत हो रही है, तो उम्मीद करें कि जो बात आप कह रही हैं वैसा ही हो। हाँ, बातचीत से ही मामला हल हो जाए तो बेहतर है ना। मिसाल चल रहे हैं उसमें औरतें बच्चे ना मरें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट मुस्कुराते हुए मिलें एक दूसरे से। हाँ, अंदर कुछ भी चल रहा हो। हाँ। ज़रार, एनी फाइनल वर्ड बिफोर वी से गुड बाय? आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।